हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, जो कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो इस प्रकार से पूछा जाए कि परंपरागत गैर परंपरागत पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको डिस्कस करेंगे। सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज से, और रोज़ इससे संबंधित आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे पहले बता दूँ कि जो दोस्त नए हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एथिक्स की RS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज चल रही है। अगर आपने उस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो ऊर्जा जो स्रोत हैं वो दो भागों में विभक्त किया जाता है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि ऊर्जा संसाधन को किन किन भागों में विभक्त किया जाता है। तो परंपरागत, गैर परंपरागत, ऑप्शन दे देगा थर्ड ऑप्शन दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब डिस्कस करेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती है। राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत से तात्पर्य ये है कि जो परंपरा से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिनका हम परंपरागत रूप से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला से जो थर्मल पावर का यूज़ होता है, जैसे कि रेलवे में भी कोयला यूज़ होता है, तो बहुत सारी जगह कोयले का उपयोग होता है। इसके साथ ही जल विद्युत है, अणुशक्ति है और खनिज तेल है। तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सी बार तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और उन ऑप्शन में क्या होता है कि दे दिया जाता है कि कौन सा परंपरागत है, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आते हैं। तो कोयला आता है, जल विद्युत आती है, अणुशक्ति आती है और खनिज तेल आता है। मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ में मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। इतनी डिटेल से आपने नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल डिटेल के साथ इन लेक्चर्स को मैं लेने वाला हूँ। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में आपको पता चल गया। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात की जाए तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो गैर परंपरागत कहने का तात्पर्य सिंपल सा इतना है कि जिसे हम परंपरागत रूप से यूज नहीं कर रहे हैं। तो पहली है सौर ऊर्जा, दूसरी है पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है फ्रेंड्स। और जनरली क्या होता है कि RS मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जो 2 लाइन के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट वाले, उसमें क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये दोनों परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कुछ इस टाइप के हैं कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोयले के बारे में। और कोयले के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ये कौन सा है। तो परंपरागत रूप से हम इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं। तो कोयला या कोल जिसे बोलते हैं उसको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में उसकी खाने कहाँ कहाँ पे हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोयले से संबंधित कि राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 2-3 पॉइंट से बनता है। पहला बनता है कि कौन सा कोयला पाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो वो प्लेस आपको याद होने चाहिए, जिससे आप आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, परंपरागत रूप से हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो तापीय विद्युत हो या अन्य चीज़ें हो, उसमें यूज़ करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में कोयला उपयोग में लिया जाता है। कोयले की उत्तमता उसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। डेफिनेटली कार्बन कितना उपलब्ध है उसके ऊपर कोयले की जो किस्म है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, जो पीट है, लिग्नाइट है, इनको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बात कौन सी आती है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता के आधार पर ये चीज़ होती है। तो जो लाइन में लिखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में कोयला प्रमुख है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में कोयला का उपयोग किया जा रहा है। कोयले की उत्तमता में उसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करें तो एंथ्रेसाइट के बारे में बात करूंगा कि एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का। तो बहुत सी बार क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोयला जो है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा जो कोयला है वो उत्तम किस्म का है। तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसके पश्चात बिटुमिनस और निम्न कोटि का पीट अथवा लिग्नाइट भी। तो पीट लिग्नाइट वाला जो पोर्शन है तो वो निम्न कोटि वाले कोयले में आता है, लेकिन एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस हायर में आता है कि बेहतरीन क्वालिटी वाले में, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 50 से कम होती है। राजस्थान राज्य में कोयला प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान में उतना कोयला नहीं निकलता है जितना अन्य राज्यों में निकलता है, और यहाँ केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कौन सा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से प्रकार का कोयला राजस्थान में मिलता है। तो लिग्नाइट प्रकार का मिलता है। क्वेश्चन पिछली बार RS मेंस में पूछा जा चुका है। इससे भूरा
कोयला भी। तो बहुत सी बार क्या होता है कि भूरे कोयले के नाम से पूछ लिया जाता है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो एंथ्रस जो लिग्नाइट है उसको क्या कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन का जो प्रतिशत होता है फ्रेंड्स वो 45 से 50 की रेंज में होता है तथा धुआं अधिक देता है, अतः इसका औद्योगिक उपयोग नहीं होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने रेड में इसे कर रखे हैं तो उनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन से प्रकार का पाया जाता है, राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा होता है और कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। अगर ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आंसर ऑथेंटिक और बेहतर तरीके से बन पाएगा। डिस्कस करते हैं कोयले के बारे में। तो राजस्थान में कोयला लिग्नाइट प्रमुखता रूप से अगर देखा जाए तो बीकानेर वाला क्षेत्र है। तो बीकानेर वाला क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ गंगानगर है, नीचे की तरफ जैसलमेर है, साइड में चूरू है और नीचे की तरफ नागौर वाला क्षेत्र है, इसके साथ ही नीचे जोधपुर वाला क्षेत्र है। तो मैपिंग के साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप जैसे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया और अगर आप मैपिंग के थ्रू अगर आंसर देते हैं मेंस एग्जाम में तो आपका आंसर दूसरे से बेहतर बनेगा। जैसे बीकानेर को आपने शो कर दिया और एरो से बता दिया कि ये वाला जो क्षेत्र है ये बीकानेर है, जैसे नॉर्मल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया राजस्थान का और इस प्रकार से अगर आपने वहाँ पे शो करके बता दिया कि ये बीकानेर है और यहाँ पे एरो करके आपने बता दिया तो आपका आंसर दूसरों से बिल्कुल अलग हटके आंसर बन जाएगा। क्योंकि दूसरे जो भी अन्य स्टूडेंट्स हैं या अदर जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ आंसर को अलग तरीके से लिखेंगे, वो डायरेक्टली रूप से लिख देंगे कि ये क्षेत्र हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम बना के अगर थोड़ा सा उसे स्पेसिफाई कर दिया तो आपका आंसर ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। तो राजस्थान में लिग्नाइट की प्रमुखता बीकानेर जिले में है। तो अगर पाया भी जाता है तो उसमें लिग्नाइट और लिग्नाइट की भी प्रमुखता किस क्षेत्र में है, तो बीकानेर वाले क्षेत्र में। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो लिग्नाइट और बीकानेर का संबंध है। इसकी जो प्रमुख खाने हैं अब कहाँ से निकलती है, तो पलाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पलाना क्षेत्र जो है में स्थित है और पलाना के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो गंगा सरोवर, मुंद, बरसिंहसर और खारी जो क्षेत्र है लगभग इन्हीं के अंतर्गत ये क्षेत्र जो है। तो मुख्य रूप से तो पलाना में पाए जाता है, लेकिन अदर अगर क्षेत्र की बात करें तो आप 2-3 बार अगर इनको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कोयला पाया जाता है कौन से किस्म का और कहाँ पे पाया जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है, तो मुख्य रूप से तो पलाना की खानों में पाया जाता है। अतिरिक्त की बात करें तो गंगा सरोवर, मुंद, बरसिंहसर और खारी चांदेरी वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो बीकानेर क्षेत्र में लगभग 56,000 टन कोयला प्रतिवर्ष निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि वर्तमान समय में जो कोयला पाया जाता है राजस्थान में वो उसकी वर्तमान परिस्थिति क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो बीकानेर वाला क्षेत्र है उसमें लगभग इतना कोयला पाया जाता है या इतना प्रतिवर्ष निकलता है। और पलाना में टर्शरी कोयला जमाव है, जो इसका जमा होता है उस क्षेत्र की बात की गई है। यहाँ औसतन मीटर या जो मोटाई है तो लगभग ये समझ सकते हो आपकी 6 मीटर के आसपास, 6 से 7 मीटर औसतन। ये थोड़ा मिस आउट हो गया है यहाँ पे लिखने में, 6 के आसपास कर लीजिएगा, 6 से 7 के आसपास मीटर मोटाई की कोयले की परतें पाई जाती है। यहाँ कोयला खनन कौन सी विधि से निकाला जाता है, अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि कोयला खनन जो होता है तो वो कूपन शोधन जो विधि होती है उस जो सिंकिंग वाली होती है उसके थ्रू क्या होता है कि इसको निकाला जाता है। तो हिंदी में आपको याद रखना है, अगर आप एग्जाम में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में। तो कूपन शोधन जो विधि होती है उससे निकाला जाता है। पलाना क्षेत्र में लगभग 20.5 मिलियन टन कोयले का सुरक्षित भंडार है। ये जो स्लाइड है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना अगर कोयले से बनता है तो यहाँ से बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो पलाना के अतिरिक्त देशनोक के निकट माधोगढ़ और गुड़ा जो क्षेत्र है, गुड़ा मलानी वाला जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में भी लिग्नाइट के भंडार का पता लगा है। मतलब ये जो बात है ना ये ऐसा कहा जाता है कि हाँ लगा है, लेकिन जो लास्ट स्लाइड थी उसमें कंफर्म था कि हाँ फिक्स है कि यहाँ पे भंडार है। लेकिन इनको भी आप कोट कर सकते हैं कि वर्तमान समय में कहाँ पे मिले हैं ये क्षेत्र। तो देशनोक के निकट जो है वो माधोगढ़ और गुड़ा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये भंडार मिले हैं। बीकानेर के क्षेत्रों में भी लिग्नाइट के भंडार का पता चला है और लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। बीकानेर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भूगर्भिक सर्वेक्षण हुए हैं, जो कि सर्वेक्षण होते हैं, तो लिग्नाइट के भंडारों का पता चला है। इसमें नागौर के जो मेड़ता रोड है तथा बाड़मेर जिले के कपूट क्षेत्र जो हैं उसमें 30 लाख व 6 करोड़ टन लिग्नाइट भंडारों का अनुमान है। तो लगभग इस रेंज में जो है वो लिग्नाइट का जो कोयला है या भंडार जो क्षेत्र हैं उसका पता लगा है। तो इस प्रकार से हमने इसमें डिस्कस किया कि कोयला किस किस प्रकार से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।